Hello to all of you. Myself Himanshu Mishra from Maharani Lakshmibai Medical College, Jhansi, Department of Pathology. So welcome to my YouTube channel Biology Classes. तो हम लोग जो है क्लास 12th की बायोलॉजी NCERT का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग सेकेंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका जो नाम है वो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसमें हम लोग पिछली वीडियो में लघु बीजाणु के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग नर युग्मकोद्भिद संरचना तथा परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसकी जो प्रथम पीढ़ी की कोशिका होती है वो अगुणित लघु बीजाणु ही होता है। अगुणित लघु बीजाणु ही नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होते हैं। फिर पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो परागकण जब पराग नलिका और नर युग्मकों युक्त अंकुरित होता है तो इसे ही हम लोग नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन 2 चरणों में होता है। जो अधिकांश आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन 2 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण जो है यह परागण के पहले ही संपन्न होता है। जो प्रथम चरण है वो परागण के पहले संपन्न होता है। इस चरण के अंतर्गत पराग कोश में परागकण शीघ्रता से आकार तथा आयतन में वृद्धि करता है। जो प्रथम चरण होता है इसमें परागकण शीघ्रता से आकार और आयतन में वृद्धि करने लगता है। इसके बाद परागकण में समसूत्री विभाजन होता है। जब परागकण आकार व आयतन में वृद्धि करता है तो परागकण में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन की वजह से 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से एक बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका, इसमें से जो बड़ी कोशिका होती है उसे कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल्स तथा दूसरी जो छोटी कोशिका होती है उसे जनन कोशिका या जनरेटिव सेल्स कहते हैं। फिर अब परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। जब परागकण जो है वो 2 कोशिकाओं में डेवलप हो जाता है, कायिक कोशिका तथा जनरेटिव सेल्स, तो उससे जो है परागकण वो 2 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है एवं इस द्विकोशिकीय एवं केंद्रकीय अवस्था में ही परागकण का परागण होता है। जब परागकण द्विकोशिकीय एवं द्विकेंद्रकीय अवस्था में आ जाता है तब इसका परागण पॉलिनेशन होता है। फिर एक कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल्स। इस कोशिका का आकार बड़ा होता है। प्रारंभ में इसका केंद्रक बड़ा गोलाकार लेकिन बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। जो कायिक कोशिका होती है इसका जो केंद्रक होता है वो प्रारंभ में तो बड़ा और गोलाकार होता है, लेकिन बाद में ये डेवलप होकर के अनियमित आकार का हो जाता है। कायिक कोशिका से बाद में पराग नलिका का निर्माण होता है। जो पराग नलिका है पोलन ट्यूब, उसका निर्माण कायिक कोशिका से ही होता है। फिर है जनन कोशिका जनरेटिव सेल्स। प्रारंभ में ये लेंस के आकार की होती हैं लेकिन बाद में गोल हो जाती हैं। जो जनन कोशिकाएं होती हैं प्रारंभ में लेंस के समान प्रतीत होती हैं लेकिन धीरे धीरे ये बाद में गोल हो जाती हैं। सामान्यतः यह लंबी होकर क्रमरूपी दिखाई देती हैं, बाद में ये लंबी होकर क्रमी रूप में प्रतीत होती हैं। जो जनन कोशिकाएं हैं इसके केंद्रक में विभाजन होकर नर युग्मकों का निर्माण होता है। जनन कोशिकाओं के केंद्रक में विभाजन होने के बाद नर युग्मक का निर्माण होता है। इस जो फिगर में जो लघु बीजाणु इसके परिवर्धन के बारे में दिखाया गया है, जो इस प्रकार है।
पहले जो है परागकण गोल होता है और एक केंद्रकीय होता है। उसके बाद में धीरे धीरे इसमें जो है समसूत्री विभाजन होने लगता है, जिसकी वजह से जो है दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रथम कोशिका जो है वो है कायिक कोशिका, तथा जो द्वितीय कोशिका है वो है जनन कोशिका, जो कि पहले लेंस के समान प्रतीत होती है, फिर धीरे धीरे ये अनियमित रूप में प्रतीत होती है। प्रथम चरण के बाद जो है इसमें द्वितीय चरण आता है, जो इस प्रकार है। यह चरण परागण के बाद संपन्न होता है। जो द्वितीय चरण है वो परागण के बाद संपन्न होता है। इस चरण के अंतर्गत कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से मिलकर एक नलिका का निर्माण करती है। जो द्वितीय चरण है, इस प्रक्रिया में जो कायिक कोशिका की भित्ति है वो जनन छिद्र जो पाए जाते हैं पराग कण के ऊपर, उसे निकल कर एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे हम लोग पराग नलिका या पोलन ट्यूब कहते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ गति करती है। जो पराग नलिका है वो जब वर्तिका पर पराग जाता है, पराग कण जाता है, तो उससे जो पराग नलिका है वो वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर गति करती है। कायिक कोशिका का केंद्रक भी इस नलिका में आ जाता है। जो कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो भी इस पराग नलिका में आ जाता है, जिसे हम लोग नलिका का केंद्रक कहते हैं, पराग नलिका का केंद्रक कहते हैं। यह जो पराग नलिका का केंद्रक है बाद में नष्ट हो जाता है। जनन कोशिका का जनन केंद्र भी इस पराग नलिका में आकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। जो जनन कोशिका का जो जनन केंद्रक होता है वो पराग नलिका में आकर के समसूत्री विभाजन करता है, जिसके द्वारा दो अचल नर युग्मकों का निर्माण होता है। इस प्रकार परागण के अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त संरचना को, जिसमें दो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मकों द्विध कहते हैं। जो परागण के अंकुरण से बनी जो पराग नलिका युक्त संरचना होती है, जिसमें दो नर युग्मक होते हैं, उसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इसमें आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। यहाँ पे जो परागकण होता है उसमें जो बाह्य चोल होता है उस पे जो है जनन छिद्र पाए जाते हैं। जनन छिद्र से जो है कायिक कोशिका निकलनी शुरू होती है और धीरे धीरे ये एक ट्यूब में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग पराग नलिका कहते हैं। फिर है स्त्री केसर, जायांग, गुर बीजाणुधानी तथा पुंकेसर। जो स्त्री केसर और जायांग, गुर बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश, ये सब मादा जननांग होते हैं। तो पुष्प में मादा जननांग को जायांग कहते हैं। पुष्प में जो मादा जननांग होता है उसे हम लोग जायांग कहते हैं। प्रत्येक जायांग में एक या अधिक अंडक पाए जाते हैं। जो मादा जननांग जायांग होता है उसमें एक अंडक या अधिक अंडक भी पाए जाते हैं। जिसमें एक अंडक पाया जाता है उसे हम लोग एक अंडपी, तथा जिसमें बहुत अंडक पाए जाते हैं उसे हम लोग बहुअंडपी कहते हैं। अंडक यदि आपस में जुड़े रहते हैं तो इन्हें हम युक्तांडपी कहते हैं। जब अंडक आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उस प्रक्रिया अवस्था को हम लोग युक्तांडपी कहते हैं, तथा यदि अंडक युक्त न हो तो उन्हें वियुक्तांडपी कहते हैं। प्रत्येक जायांग 3 भागों में बटा होता है। जो प्रत्येक जायांग है वो 3 भागों में बटा होता है। अंडाशय,
वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा। जायांग का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। जायांग जो है उसका जो निचला फूला हुआ भाग होता है उसे अंडाशय कहा जाता है, जिसके अंदर बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के अंदर ही बीजांड पाया जाता है। अंडाशय में एक या अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं। अंडाशय में एक या उससे अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं। कोष्ठक के अंदर की ओर प्लेसेंटा होता है, जिससे बीजांड जुड़े रहते हैं। वर्तिका या स्टाइल एक दीर्घाकृत पतला भाग होता है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। जो वर्तिका है वो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। वर्तिकाग्र सबसे ऊपरी चौड़ा भाग होता है जो पराग कणों को प्राप्त करने का काम करता है। जो वर्तिकाग्र है वो सबसे ऊपर का चौड़ा भाग होता है और वही पराग कण को प्राप्त करने का काम करता है। फिर एक गुर बीजाणुधानी की संरचना या बीजांड की संरचना। पुष्पीय पादपों में बीजांड एक समृद्ध छोटी संरचना है जो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाती है। जो पुष्पीय पादप होते हैं इसमें जो बीजांड है वो एक समृद्ध छोटी संरचना है जो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाती है। एक प्रारूपी बीजांड में निम्न भाग होते हैं। नंबर 1, बीजांड वृत्त, फ्यूनिकल। बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। जो बीजांड का बाह्य आवरण होता है, जो बाहर की तरफ से कवर करता है बीजांड को, उसे हम लोग अध्यावरण कहते हैं। जो बीजांड एक वृंत या डंठल जैसी संरचना द्वारा अपरा से जुड़ा रहता है। जो बीजांड है वो प्लेसेंटा से वृंत या डंठल जैसी संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है। बीजांड वृंत जिसे स्थान पर बीजांड से जुड़ा रहता है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड वृंत जो है वो जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा रहता है उसे हम लोग हाइलम या नाभिका कहते हैं। फिर नंबर 2, अध्यावरण। बीजांड के बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं। जो बीजांड की संरक्षी आवरण होता है, जो अध्यावरण है वो बीजांड को संरक्षण प्रदान करता है। निषेचन के पश्चात अध्यावरण बीज चोल का निर्माण करता है। निषेचन होने के पश्चात जो अध्यावरण है वो सीड कोट में डेवलप हो जाता है। आवृत बीजी पादपों में प्रायः 2 अध्यावरण होते हैं। जो आवृत बीजी पादप होते हैं इसमें 2 अध्यावरण होते हैं, परंतु लीची, अरंडी में 3 अध्यावरण होते हैं। लीची में सब खाने योग्य जो भाग होता है वो तीसरा अध्यावरण होता है, जिसे हम लोग एरिल कहते हैं। फिर तीसरा है बीजांड द्वार। बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। जो बीजांड होता है उसके ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना होती है, जिसे हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। जो अध्यावरण है वो बीजांड द्वार को छोड़कर और सभी स्थान पर चारों तरफ से उसे घेरे रहता है। निषेचन के समय पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। जब निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उस समय जो पराग नलिका है वो बीजांड द्वारा ही प्रवेश करती है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत निभाग होता है। जो बीजांड होता है उस पर जो बीजांड द्वारी सिरा होता है उसके ठीक विपरीत जो है वो निभाग पाया जाता है। नंबर 4 है बीजांड काय। यह बीजांड की मृदुतिकी संरचना है जो अध्यावरणों के द्वारा घिरी रहती है। जो बीजांड काय है वो बीजांड की मृदुतिकी संरचना है और अध्यावरणों के द्वारा चारों तरफ से घिरी रहती है। बीजांड काय का उपयोग प्रायः पोषण के लिए किया जाता है। जो बीजांड काय है वो बीजांड के पोषण के काम आता है। एक बीजपत्री पादपों में यह एक पतली परत के रूप में बीज में पाया जाता है। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उसमें यह बीज में एक पतली परत के रूप में उपस्थित होता है, जिसे हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। फिर नंबर 4 जो है भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसैक। यह बीजांड की मुख्य संरचना है जो बीजांड काय द्वारा घिरी रहती है। जो भ्रूण कोश है वो सब मुख्य संरचना होती है। भ्रूण कोश जो है वो मुख्य संरचना होती है बीजांड की, और ये बीजांड काय के द्वारा घिरी रहती है।
ये जो फिगर है इसमें जो है वो बीजांड की अनुदैर्ध्य काट को दिखाया गया। इसमें जो सबसे शीर्ष पे होता है उसे हम लोग निभाग बोलते हैं, और सबसे जो निचली सिरा होता है उसे हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। और जो बाहर की तरफ जो इसकी परत होती है उसे हम लोग बाह्य आवरण कहते हैं, और जो बाह्य आवरण से जो अंदर की तरफ होती है उसे अंतः अध्यावरण कहते हैं। जो बीजांड का जो मुख्य भाग होता है वो भ्रूण कोश होता है। फिर है गुर बीजाणु जनन। गुर बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के करके अगुणित गुर बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को गुर बीजाणु जनन कहते हैं। जो गुर बीजाणु जनन है उसमें जब गुर बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिसकी वजह से अगुणित गुर बीजाणु बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग गुर बीजाणु जनन कहते हैं। गुर बीजाणु जनन में 4 गुर बीजाणु बनते हैं। गुर बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है उसकी वजह से 4 गुर बीजाणु बनते हैं, जो प्रायः रैखिक चतुष्क रूप में विन्यासित रहते हैं। इन 4 गुर बीजाणुओं में प्रायः एक गुर बीजाणु ही सक्रिय रहता है। जो ये 4 गुर बीजाणु बनते हैं गुर बीजाणु जनन प्रक्रिया के बाद, उसमें से जो 3 हैं गुर बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही गुर बीजाणु सक्रिय रहता है, जो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है। जो एक गुर बीजाणु सक्रिय रहता है वही मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है। शेष 3 गुर बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार एक गुर बीजाणु से भ्रूण कोश बनने के विकास को एक बीजांड कहते हैं। इस प्रकार जो एक प्रकार के गुर बीजाणु से जो भ्रूण कोश बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग बीजांडज या मोनोस्पोरिक कहते हैं। आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।